मैं कर लूंगा महाराज, मैं सब कुछ देख लूंगा, मुझे सब मंजूर है, बस आप उसे बचा लीजिए। ठीक है, मैं करूंगा, पर तू गांव का सरपंच है, इसके बदले तुझे तेरी आंखें मूंदनी होंगी। मैं कुछ भी करूं गांव में, कोई भी साधना करूं, तू कुछ नहीं बोलेगा और इस रात का जिक्र किसी और से कभी नहीं करेगा। अगर किसी से तूने कुछ बोला तो तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूं। मुझे मंजूर है महाराज, सब मंजूर है। ठीक है, कल इसी वक्त आना फिर से यहाँ पे, मैं संभाल लूंगा, पर अपना वादा मत भूलना, वरना तुझे पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। रात खामोश हो चुकी है। तांत्रिक अपनी झोपड़ी में बैठ के कुछ ऐसे ही मंत्र पढ़ रहा है। उसके पास मोमबत्तियां जल रही हैं और पास में ही एक हरे रंग का नारियल रखा हुआ है। उस नारियल पे कुछ धागे बंधे हुए हैं और काले रंग से तिलक लगाया हुआ है। कुछ देर के बाद तांत्रिक झोपड़ी से बाहर निकल आया, नारियल हाथ में लेके, एक ऐसे घर की तलाश में जिसमें कोई अकेला आदमी रहता हो और जो स्वस्थ हो। कुछ दूर टहलने के बाद वो एक घर के पास पहुंचा। ये घर टिंकू बौने का था। गांव के लोगों ने इसे पूरी तरह से अपनाया नहीं था और उसके माता पिता नहीं थे। अपने छोटे से घर में वो अकेला रहता था। तांत्रिक घर के पास पहुंचा और एक अलग आवाज में उसने बुलाया, टिंकू, टिंकू सुनो, आओ तो बाहर। कुछ देर में टिंकू बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया, उस तांत्रिक ने उस पर कुछ राख फेंकी और टिंकू गिर पड़ा। फिर तांत्रिक ने मौका देख के उसका गला रेत दिया और फिर नारियल को उसके पास लेके गया। फिर वो चुपचाप अपनी झोपड़ी में लौट आया। उसके कुछ ही देर में गांव का सरपंच वहां पहुंचा। ये लो नारियल, इसे अपने बेटे के पास लेके जाओ, इसका पानी अपने बेटे को पिला देना, वो ठीक हो जाएगा, पर अपना वादा मत भूलना। सरपंच ने नारियल ले लिया और ले जाके अपने बेटे को पिलाया। अगले दिन से उसके बेटे की तबीयत ठीक हो गई, पर टिंकू बौने की लाश जाने कितने दिनों तक वहीं पड़ी रही। गांव के दक्षिणी कोने पे एक तांत्रिक है, आज रात को उनके पास चलेंगे, हो सकता है वो कुछ मदद कर दे। मेरे बेटे की जान भी उन्होंने बचाई थी। हाँ ठीक है, इस समय तो जो भी सहारा दिखे अच्छा है। रात फिर से घिर आई। सन्नाटे में धीरे धीरे वो लोग किसी तरह से तांत्रिक की झोपड़ी के पास पहुंचे। अपने साथ जैसे तैसे वो लोग मनीष को भी लेके गए थे। उनके साथ एक और आदमी भी था जो कि सरपंच का वफादार था। सरपंच झोपड़ी में गया। उसने देखा कि वो तांत्रिक चुपचाप झोपड़ी में बैठा हुआ है, पर अब वो थोड़ा बूढ़ा हो चुका है, बाल सफेद हो चुके हैं और थोड़ा कमजोर भी लग रहा है। महाराज, महाराज नमस्ते, कैसे हैं आप महाराज? तांत्रिक ने उन्हें देखा और कहा, कौन कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, आपको याद होगा कुछ साल पहले मैं आपके पास आया था। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, आपने उस वक्त मेरी मदद की थी। हाँ, याद आया मुझे, पर मुझे ये भी याद है कि तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था, पर अब मैंने ये सब छोड़ दिया है। उस दिन के बाद से इतने साल मैं जैसे तैसे बचते आ रहा हूँ, खुद में उससे छुपता फिरता हूँ। वो आत्मा मेरी तलाश में है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। पर महाराज, मेरे पोते को देख तो लीजिए एक बार, मैं उसे लेके आया हूँ साथ में। तभी उस कमरे में एक आदमी मनीष को लेकर दाखिल हुआ। तांत्रिक ने उसे देखा और सहम गया। दूर करो उसे, दूर करो इसे, हटाओ इसे, ले जाओ इसे यहाँ से, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, भगाओ इसे यहाँ से, भगाओ। सरपंच और मनीष के दादा को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे सब साफ हो गया। धीरे धीरे मनीष के कंधे पे उन्हें कुछ नजर आने लगा, एक बेहद भयानक सा बौना शैतान। उन सबको समझ में आ गया था कि उसी की वजह से मनीष की तबीयत शायद खराब थी। वो तांत्रिक को देख के घुर्राने लगा और कुछ बड़बड़ाने लगा।
बदला। फिर अचानक से वो तांत्रिक की ओर झपटा और पल भर में ही उसने तांत्रिक को मार डाला और उसके बाद वो हवा में ही कहीं घुल गया। शायद उसका बदला पूरा हो गया था और शायद इसी के साथ उसे मुक्ति मिल गई थी। मनीष को भी अचानक से बेहतर महसूस होने लगा और उसके बाद गांव में कोई भी घटना नहीं घटी। शायद इसी के साथ बरसों पहले जो तांत्रिक ने बौने के साथ गलत किया था उसकी भरपाई हो गई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।